हाँ लिसन टू मी, फलानी मतलब वीडियो बनने दीजिए शांति से। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी, ठीक है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन on the basis of HUY wave theory, Huygens wave theory, ये भी एकदम यही याद कर लेना है, इसको पेंडिंग में नहीं लाना है ना। तो इसके लिए भी हम एक सरफेस पर क्या करेंगे, ये कैसा सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अपवर्तक M N, दैट इज इस पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंस हो रहा है, ठीक उसी तरह से मान लेंगे P Q। सबसे पहले P बिंदु इस सरफेस को टच करता है और जब तक Q इस सरफेस पर पहुंचेगा, मान लेते हैं कहां पर आएगा, Q डैश तक, मान लेते हैं T समय लगा, तब तक ये दूसरे माध्यम में सेकेंडरी वेवलेट्स का निर्माण कर देगा और उसकी त्रिज्या को हम मान लें PP डैश। अगर इसको सरफेस से हम यहाँ मिलाएं तो ये एक अलग वेव फ्रंट का निर्माण करेगा, यहाँ पे ये वेव फ्रंट कहलाएगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और ये कहलाएगा इंसिडेंस वेव फ्रंट। ओके, इस मीडियम में अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो पहले मीडियम में वेव P1 और दूसरे मीडियम में वेव P2, ठीक है। किसी बिंदु पर हम विचार करते हैं R, जो कि सबसे पहले आया कहां पर, T के पास, और T से किधर चला गया, ये T डैश, ये हम नॉर्मल ड्राउन ऑन इंसिडेंस पॉइंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दैट इज R। जितने समय में Q से Q डैश तक आया उतने समय में ये R से T तक और T से T डैश तक। एनी प्रॉब्लम, आईने की तरफ बिल्कुल साफ है ना। अब हम मान लेते हैं कि Q से Q डैश तक आने में लगा समय T है, माना T, Q से Q डैश तक आने में लगा समय क्या है, लगा समय क्या है, T है। इतने समय में R से T तक आता है ना, तथा T से T डैश तक। अब यहीं पे पहला समीकरण बन जाएगा, यानी RT बटा में V1 पहला माध्यम में, अब प्लस TT डैश दूसरे माध्यम में V2
और लगा समय t। समीकरण बड़े आराम से। अब दूसरे समीकरण के लिए हम किस पे विचार करेंगे? अब देखिए ये एंगल I है और ये एंगल R है, ट्रायंगल PRT से, ट्रायंगल PRT से, किससे? PRT से। PT बराबर RT बराबर PT साइन I, ठीक उसी प्रकार से लिख देंगे PT साइन I, कंपोनेंट वैल्यू फैक्टर के हिसाब से। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब किस ट्रायंगल से? ट्रायंगल किससे? T डैश Q डैश से, T डैश और Q डैश से। T डैश बराबर क्या लिख सकते हैं? TQ डैश साइन R लिख सकते हैं। और TT डैश इक्वल टू, ये कितने के बराबर हो जाएगा? PQ डैश माइनस PT, PQ डैश माइनस PT, ये क्या हो जाएगा? साइन R। और ये हो गया समीकरण नंबर 3। बड़े बस 3 समीकरण बनने में देरी है, खाना बन के तैयार है, बस माला उठाना है ना? इसमें क्या देरी है? झुकनी आएगी क्लास में, झुकनी आएगी तब तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा किससे? थर्ड से। ओके, फर्स्ट में RT का मान रखेंगे, तो RT का मान क्या है? PT साइन R डिवाइडेड बाई V1। और ये क्या लिखेंगे? PQ डैश माइनस PT, या क्या लिखेंगे? साइन R बटा में V1 बराबर T। PT को एक साथ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा PT इंटू साइन I बटा में V1, इधर बनाएगा तो V2 हो जाएगा, माइनस PT साइन R बटा में V2 प्लस PQ डैश साइन R बटा में V2 बराबर PT कॉमन हो गया। ओके, फिगर हटा ही देते हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो इससे लेना था ले ही लिए। ओके, अब इसको यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। अब इसका काम खत्म, तो चलो भाई तुमसे नाता भी खत्म है। नाता तभी तक जब तक कुछ फायदा है, अब इसे कोई फायदा नहीं है। दुनिया का यही साइन I बटा में V1 साइन R है की जरूरत, यहाँ पे आ गया। आप अपना फिगर देखिए, PP डैश हो जाएगा PQ डैश साइन R किसके बराबर? PT डैश, तब PP डैश बटा में V2, ये हो गया T। ये कितने के बराबर हो जाएगा? T के बराबर। किसके बराबर? T के बराबर। PT साइन I बाई V1 साइन R बाई V2 प्लस T बराबर T। हाँ, जीरो भी लिख सकते हैं। साइन I बटा में V1 माइनस साइन R बटा में V2 बराबर, बड़े आराम से साइन I
अब बटा में V1, अब बराबर साइन R, अब बटा में, ठीक है ना? ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन I बटा में साइन R, साइन I बटा में साइन R। अब बराबर क्या लिखेंगे? V2 बटा में V1 बटा में V2, V1 बटा में हो जाएगा ना? अब आप ये भी देख सकते हैं साइन I बटा में साइन R, ये किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर, एक नियतांक के बराबर होता है। तो ये नियम प्रमाणित हुआ कि नहीं? अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। RT और T डैश एंड नॉर्मल drawn on incidence point lies on the किस पे? सेम प्लेन, lies on the एक ही तल में होता है, ठीक है? आपतित, अपवर्तित तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों